हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप डेली क्लास कर रहे हैं। और सीटेट वालों के एग्ज़ाम आने वाले हैं 6 सितंबर को। अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 15 डेज बचे हुए हैं। तो आपके जो कुछ पॉइंट्स हो इन 15 डेज में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके साथ जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। दिन रात आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस उतने ही अच्छे बनेंगे आपके। ठीक। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया था। इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था मुगल कौन थे, और हमने मुगल सैन्य के बारे में भी बात की। जैसे कि बाबर के बारे में हमने बात की थी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कैसे हराया था। और सबसे पहले 1526 में तोपों का प्रयोग किया गया था युद्ध में, उससे पहले नहीं किया गया था। इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। और ध्यान रहे, पेपर का मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ पेपर के लिए। ये आपका क्लास 6 चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। और उसमें आपका क्लास 6 चैप्टर 1 कब, कहाँ, क्यों और कैसे का ये मैंने नोट्स बना दिया है। और जिस बच्चे ने नोट्स नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर नोट्स देख सकते हैं। डेली क्लासेस हो रही हैं, नोट्स करवाए जा रहे हैं डेली। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ी थी मनसबदारी और जागीरदार के बारे में भी पढ़ा था कि मैंने बताया था कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। उसके बाद मैंने आपसे जब्त और जमींदार के बारे में भी बात की थी। जमींदार के बारे में बात की थी, किस तरीके से जमींदार जमींदार बनते हैं और किस तरीके से कर व्यवस्था को इकट्ठा किया जाता था मुगल वंश के समय। किस तरीके से दिल्ली में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, हम बात कर चुके हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जैसे आईने अकबरी क्या था? आईने अकबरी जो था वो 3 जिल्दों में था। मैंने आपको बताया था आईने अकबरी क्या था। आईने अकबरी अकबरनामा का ही भाग है और ये 3 जिल्दों में था। अकबरनामा जो है, अकबरनामा क्या था? अकबरनामा था, अकबर ने अपने समय का इतिहास लिखने के लिए अबुल फजल को बोला था। अबुल फजल ने इस इतिहास को स्टार्ट किया था। उनके समय जितना भी इतिहास हो रहा था, जिस समय उनकी घटनाएं घट रही थी उस समय की, वो सब घटनाएं हमें यहाँ मिलती हैं। और आईने अकबरी में हमें ये जो 3 जिल्दों में है क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी कितनी जिल्दों में है? तो 3 जिल्द में है। ये 3 पार्ट में है और अलग अलग पार्टों में वर्णन किया गया है कि किस में राजा के बारे में बात की गई है। और जैसे कि आईने अकबरी, जैसे कि इसमें तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, उसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेवा, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। और उस समय के जो समकालीन लोग थे उनके बारे में भी ब्यौरा मिलता है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। जैसे कि पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में है। दूसरी जिल्द में क्या था? दूसरी जिल्द में अकबर के बारे में दे रखा है, अकबर के शासनकाल में, है ना। ये सब मैंने आपसे बात की थी। आज हम बात करेंगे जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। देखो, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव कैसे पड़ा था। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। मेहरुनिसा कौन थी? यही थी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। कहने का मतलब है जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां और शादी से पहले ये थी मेहरुनिसा। उसके बाद जब शादी होती है जहांगीर के साथ, तब ये नूरजहां के नाम से बोली गई। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। कहने का मतलब ये है कि नूरजहां का और भी इतिहास है, इसकी शादी से, इसकी विवाह से पहले का, वो सब वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी में है सिर्फ मैं आपको वो करा रही हूँ क्योंकि आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर यह भाग रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जहांगीर ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के जारी किए थे। और किसके सम्मान में किए थे? तो अपनी पत्नी नूरजहां के सम्मान में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। राइट। तो पहली तरफ जो एक और स्वयं को उत्कीर्ण करवाया था और जो भी चीजें थी अपने बारे में करवाई थी, और दूसरी तरफ रानी बेगम नूरजहां के नाम से लिखा गया था शब्द। ठीक है।
चलिए, समझ में आया आपको ये? बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया। मतलब बाईं ओर दिया गया दस्तावेज क्या था? नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश था। आदेश को क्या बोलते हैं? फरमान। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं शब्द, आदेश को ही हम क्या बोलते हैं? फरमान बोलते हैं, राइट। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उसके मीनिंग्स को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए, आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को जल्दबाजी में ना पढ़ें। क्वेश्चन में क्या होता है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, अभी ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। मतलब क्या कहती है? उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा और जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। कहने का मतलब है कि नूरजहां के लिए जो बोला गया है ना, वो ये बोला गया है कि नूरजहां जहांगीर के समय एक अच्छा नाम बनाए और इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इस युग की क्या बने? सर्वोत्तम महिला बने, एक अच्छी महिला के रूप में बने वो। ठीक है, ये आशा करते हैं लोग इनसे। अब सुलह कुल के बारे में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे मैं सीटेट फॉर द एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम आने वाला है सीटेट का, तो सीटेट पेपर 2 हो चाहे सीटेट पेपर 1 हो, राइट, मैंने भी दिया हुआ है, मेरा भी क्वालिफाई है ऑलरेडी, इसलिए मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, मेरी जो चीजें होती हैं, मैं जो आपको बताती हूँ, न्यूज देती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ, वो ऑथेंटिक होती है, वरना मैं बताती नहीं हूँ। जो जितना मुझे पता होता है उसी बेस पर मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्वेश्चंस को पहले क्या होता है ना, कई सारे विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पहले 10 क्वेश्चंस को पहला रीड करते हैं, उसके बाद लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के एक एक करके टिक लगाते हैं। ठीक है, कुछ लोग 50 क्वेश्चन को पढ़कर टिक लगा देते हैं और फिल कर देते हैं OMR में। ठीक है, अच्छी अच्छी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, ये अपनी अपनी रणनीति है, जिस तरीके से लगाते हैं बच्चे, अच्छी बात है, जिसको जैसा होता है। लेकिन एग्जाम में आप अपनी चीजों को ना बदलें। जैसे कि आप घर पर एग्जाम देने से पहले, जैसे सीटेट का पेपर आप देने जाएंगे, तो उससे पहले आप OMR बेस भी लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे OMR को फिल करने की। OMR को कैसे फिल करते हैं आप ये भी सब करेंगे कि OMR को कैसे फिल करते हैं, ये सीखेंगे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और जो ऑलरेडी दे चुके हैं 2-4 बार, तो वो भी करेंगे। ये नहीं कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो हमें नहीं करना है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट लेके OMR पे टाइम का अपना वॉच टाइम देख लीजिए कि इतना टाइम हो रहा है, उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो रणनीति आप घर पर बनाकर जा रही हैं जिस हिसाब से, वही रणनीति आपको एग्जाम में करनी है। ये नहीं कि अपने 50 क्वेश्चन, आपकी जो रणनीति थी पहले 50 क्वेश्चन आपने लगाए घर पे फिर फिल किए, अब क्या किया आपने एग्जाम में जाकर, क्या किया आपने, अपनी रणनीति को चेंज कर दिया। आपने क्या किया, आप क्वेश्चन के हिसाब से आप क्वेश्चन लगा रहे, वहां पे क्या है ना, आपकी रणनीति चेंज हो गई, आपका दिमाग चेंज हो गया, पूरा सेटअप चेंज हो गया। तो हम, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रही, मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि किस तरीके से OMR आपको फिल करना है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप खुद कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि क्वेश्चंस को आप तुरंत आप रीड करें, आप क्वेश्चंस के अंदर जो मीनिंग्स हैं उसको देखें, आपकी क्या मीनिंग्स कह रहा है। क्वेश्चन में कब, कहाँ, क्यों और कैसे भी होता है, इसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चंस में नो भी होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस भी होता है, जैसे कि नकारात्मक क्वेश्चंस भी होता है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं, लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं और नहीं शब्द को भूल जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं, जानते हुए भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से, अब आती है क्वेश्चन में जो अब आप ऑब्जेक्टिव जो आंसर दिए हुए हैं उसमें भी कब, कहाँ, क्यों और कैसे नेगेटिव होती हैं चीजें, उनको हटाएं। ऐसे क्वेश्चंस पर टिक लगाएं जो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन बन रहा हो। पहला ट्रिक आपके लिए ये है। अगर आपके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो उन चारों ऑप्शन में आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव जो होगा वही उसका क्वेश्चन होगा।
ठीक है, ये ट्रिक होती है। इसी तरीके से आप पहले ओएमआर को अच्छे से फिल कर लीजिए। अगर आपने ओएमआर में अपना नेम, फादर नेम आपने, या फिर सेंटर का एड्रेस का नेम, ये सब आपने, या बुकलेट नंबर आपने नहीं डाली सही से, तो आप कितना भी अच्छा कर ले पेपर, आपका पेपर सही नहीं होगा। तो इसीलिए पेपर से पहले अपने ध्यान से, बिल्कुल कूल माइंड होकर अपनी ये सारी चीजों को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को अच्छे से फिल करें। चाहे 5 मिनट ज्यादा ले लें, आप अच्छे से फिल करें। 5 मिनट ज्यादा लेने में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब वो 5 मिनट आप अपने जब क्वेश्चंस आप लगाते हैं तब आप कवर कर लें। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाता है कि वहां पर आपका कवर हो जाएगा वो जो आप टाइम पर्सनल इंफॉर्मेशन में फिल करने में लगाएंगे, राइट। तो ये स्ट्रेटजी जो थी मेरी, मैंने आपको बताया, आप इसी बेस पे कर सकते हैं। बाकी मेरी जो अभी देखिए पूरी क्लासेस 15 दिन में मेरी नहीं हो पाएंगी एनसीईआरटी की, लेकिन आने वाले समय में आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट मिलेगी और चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी कंप्लीट मिलेगी। नोट्स भी कंप्लीट मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होगा इसका, राइट। तो प्लीज पढ़ते रहें लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर। मैं मोटिवेट भी करती हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों ने शेयर नहीं की है क्लास, प्लीज शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी, राइट। चलिए, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल में क्या है? अकबर की सुलह ए कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है सुलह ए कुल से। पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया क्लास 6 की, मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, क्लास 7 के भी चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगी। कहने का मतलब है एनसीईआरटी क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी जब तक आपका एग्जाम होगा एनसीईआरटी का, उसका सॉरी सीटेट का। तो तब तक आपकी 2 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी। आप ध्यान से देख लीजिए, डेली क्लासेस देखिए आप एनसीईआरटी की, ठीक है। चलिए, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। कैसे? अब बात आती है कि सुलह कुल, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की थी। और वर्णन कैसे किया? जहांगीर ने कैसे वर्णन किया है? चलिए, जहांगीर कैसे वर्णन करता है? ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ठीक है, कैसे वर्णन करते हैं सुलह कुल की? कौन करता है? जहांगीर करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने वर्णन किया है सुलह कुल का? तो जहांगीर। किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे, राइट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर का पुत्र कौन था, है ना, औरंगजेब का पिता कौन था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर बनेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। सीटेट वालों की बात कर रही हूँ, और बाकी जो भी ऑल टीचिंग एग्जाम्स हैं वो बनेंगे क्वेश्चंस यहाँ से। और जीके जीएस की दृष्टि से भी इतिहास पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह उकुल के सिद्धांत का पालन किया। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि मतलब सुलह उकुल का मतलब क्या होता है? सुलह करना, आपस में मिलकर रहना। ये बात करता है कि जितने भी ईसाई और यहूदी हैं वो अलग अलग प्रार्थना नहीं करते, वो एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, सुलह करके करते हैं। और अच्छे बड़े विचारों की जहाँ पर जगह थी। और कुछ लोग क्या थे ना, ये एक विशाल साम्राज्य था अकबर का, जहां पर उसके अनुयायी भी थे। और सभी धर्मों को एक समान माना जाता था, है ना। किसी भी पशु को, जानवर को, किसी भी मनुष्य को कोई परेशानी ना करना, कोई परेशान ना करना, किसी भी तरह का टॉर्चर ना करना, मतलब सबको खुश देखना। इस मतलब का सुलह उकुल का मतलब होता है सबको आपस में मिलकर रहना। तो इसका क्वेश्चन देखो, यहाँ से सार्वत्रिक शांति का मतलब ही होता है सुलह एक कुल। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सार्वत्रिक शांति का मतलब क्या है? सुलह एक कुल,
ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए सुलह कुल से। ठीक है, अकबर की नीति कौन सी थी? ये सुलह कुल। सुलह कुल को ही सार्वरिक शांति बोला जाता था। सुलह कुल का मतलब होता था सबको आपस में मिलकर रहना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य का क्या था रिकॉर्ड, यहाँ पर ये बात की गई है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी और सैनिक कुशलता थी, उसमें क्या हुआ, उसमें आर्थिक इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की क्या हुई, एक वृद्धि हुई, यानी कि एक बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इकोनॉमिक जो रिकॉर्ड था अच्छा हुआ। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मत विस्मत रह गए। कहने का मतलब है कि 17वीं शताब्दी के बाद जब मुगल वंश था तो उसके बाद ना काफी समृद्धि देखी गई, आर्थिक और वाणिज्य, और लेकिन कुछ जगह पर बहुत गरीबी देखी गई। तो वहां बाहर के जो यात्री थे वो चकित रहते थे इस चीज को, तो इतना समृद्ध होने के बाद भी लोग यहाँ पर इतने गरीब हैं। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। सामाजिक असमानताएं क्या थी, जैसे कि जाति भेदभाव भी उस समय था, देखने को मिला था, पहले से ही चला आ रहा था। स्त्री पुरुष में भेदभाव देखने को मिला, गरीब और अमीर के बीच भेदभाव देखने को मिला, राजा प्रजा में भी देखने को मिला। बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और किसानों के साथ जो अत्याचार था वो भी देखने, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और देखकर चकित होते हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 में से 445 ही थे। कहने का मतलब है जब शाहजहां का शासनकाल आता है ना, तो शाहजहां का जब शासनकाल आता है उसके शासनकाल के 20वें वर्ष में जो दस्तावेज लिखा गया था, जो रिकॉर्ड था, उसको पढ़ने से पता चलता है कि मनसबदार जो उच्चतम पद था, जो मनसबदार मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, मनसबदार जागीरदार से संबंधित है, ये पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो कुल 8,000 पद थे, उसमें से 445 ही रह गए थे इस समय। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। कहने का मतलब है कोई कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या कितनी थी, 5.6%, है ना, और उनकी अनुमानित राजस्व का 61.5% था, स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। क्या दिया जाता था? वेतन के रूप में इनको दिया जाता था। मुगल सम्राट उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। कहने का मतलब जो मुगल सम्राट थे और मनसबदार थे, तो जो उन्हें आय मिलती थी ना, वो आय अपनी वेतन देने में और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। क्या होता था? शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा भाग तो लगाते थे मुगल सम्राट और मनसब, लेकिन इधर ही शिल्पकारों किसानों के पास राजस्व लेने की जो दर थी ना, वो भी ज्यादा थी, तो इस वजह से इनके पास बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। कहने का मतलब है इतना धन कम रहता था शिल्पकारों और किसानों के पास। ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा देखते हैं जब शाहजहां के 20वें वर्ष के इतिहास का रिकॉर्ड जो देखते हैं उसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं, पाई गई हैं, लिखी हुई हैं। ठीक है, तो औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश की बात भी नहीं सोच सकते थे कौन? शिल्पकार और किसान। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। कहने का मतलब है जो ये कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, जो ये बना रखी थी कर लेने की, तो उसमें धनी किसान को फायदा था, शिल्पकारों के समूह कुछ थे धनी, उनको फायदा था, व्यापारियों को फायदा था, महाजनों को फायदा था, लेकिन छोटे छोटे शिल्पकार जो किसान थे ना बेचारे, उनको नहीं था। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। कहने का मतलब है जो मुगल के जो कुलीन वर्ग था ना, कुलीन वर्ग मैंने आपको बताया था, कुलीन वर्ग में जैसे कि गांव के मुखिया भी आते हैं, सरदार भी आते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, कुलीन वर्ग जो था,
ये कर इकट्ठा करके और मुगलों को देते थे, मुगल साम्राज्य को देते थे ये। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हो गए थे। क्योंकि ये भी कुछ बचाते होंगे इसमें से, तो ऑब्वियसली सी बात है कि पूरा नहीं देते होंगे, तो ये शक्तिशाली हो गए, धन इकट्ठा होने लगा इनके पास। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यहाँ ये देखना जाता है कि 17वीं सदी के अंतिम में जब मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर गई, पतन मतलब विनाश की ओर गई, जब इसका जो प्रभुत्व था घटने लगा था, घटने लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ के जो कुलीन वर्ग था बहुत सारी चतुराई से शक्तिशाली शासक बन गए, केंद्र बनने लगे उनके, ठीक है। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। कहने का मतलब जो कुलीन वर्ग थे ना, वो शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। तो इनमें से जो कुछ थे नए वंश स्थापित किए, और नए वंशों में हैदराबाद और अवध जैसे नए प्रांत देखे गए। तो जब ये लोग शक्तिशाली हो गए और स्वतंत्र हो गए भैया, मुगलों से स्वतंत्र होकर इन्होंने अपने राज्य वंश स्थापित कर लिए। उसमें से हम दो देखते हैं जो कि नए वंश स्थापित किए गए, जिसमें था हैदराबाद और अवध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए वंश स्थापित किए थे कुलीनों ने मुगल के उसमें, तो कौन थे? हैदराबाद और अवध थे, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता था कि जैसे कि राजस्व वसूला जाता था, तो दो जगह से मुगल सम्राट राजस्व वसूल नहीं पाते थे, कहाँ से? गुजरात से और कहाँ से? बंगाल से। उसी तरीके से दो राज्य यहाँ पे कुलीन वर्ग ने स्थापित किए थे, हैदराबाद और अवध, ठीक है। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, हाँ बिल्कुल, साथ साथ में दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे ना, उनको स्वामी के रूप में मानते रहे, लेकिन अपने भी राज्य स्थापित कर लिए अलग से। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। कहने का मतलब है कि जो 18वीं शताब्दी तक कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। 18वीं शताब्दी आती है जहां पर इससे पहले 18वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के आसपास ही हमारे देश में ब्रिटिश का आगमन हो चुका था। इधर ब्रिटिश ने भी अपना खेल पूरा फैलाया हुआ था, ठीक है। और इधर मुगल क्या थे? पतन की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, कल्पना कीजिए बाबर और अकबर शासन बनने के समय आपकी उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है, आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सब जो थे, इसमें मैंने आपको पढ़ाया, शुरू से ही पढ़ाया कि किस तरीके से मुगल आए और किस किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया दिल्ली में, और किस तरीके से हमने मुगल के बारे में पढ़ा, मुगल की सैन्य अभियान के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने जाना कि मनसबदार क्या था, इसके बारे में भी हमने जाना। और उसके बाद हमने जाना जब्त और जमींदार के बारे में जाना, किस तरीके से जमींदार शक्तिशाली हो गए, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए, ठीक है। ये सब हमने इसका जाना। और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है आज। कल से मैं क्लास 6 का चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर को पढ़ के आइएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? चैप्टर को पढ़कर आइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया। जिन बच्चों ने चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लीज वो चैप्टर्स को देख लें, और जिन्होंने भी प्लेलिस्ट में जाके अपनी तैयारी को नहीं कंप्लीट किया है, प्लेलिस्ट में जाके क्लास को नहीं देखा है, तो प्लीज वो लोग भी क्लास को देख लें, ठीक है। डेली देखें क्लास को, आप लोगों को क्लास देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम भी आने वाला है और बाकी लोगों का भी एग्जाम आ रहा है, ठीक है। जैसे टीजीटी पीजीटी वालों का भी एग्जाम आ रहा है, उसे भी देख लें आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने रिक्त स्थान, ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें क्या है। चलिए, ये 20 शब्द दिए हुए हैं। मुगल मनसब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जागीर के बारे में पढ़ाया था। जैसे जागीर मिलती, जागीर में जमीन होती थी,
भूस्वामी बनते थे उसकी जमीन के, तो जागीरदार क्या होते थे, जिनको जमीन मिलती थी, जागीरें मिलती थी, वो जागीरदार कहलाता था। जात के बारे में बात कर ली, सवार के बारे में, सुलह कुल, ज्येष्ठाधिकार, सदायत के बारे में, जब्त और जमींदार के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ज्यादा लेंथी अब नहीं करेंगे चैप्टर को, ये सब हम कर चुके हैं। बाकी हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, अपने आप सॉल्व कीजिएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से थोड़ा माइंड का थोड़ा अच्छा बनता है कि आपने कितना स्कोर लिया है। क्वेश्चन को भी सॉल्व किया करें, जैसे चैप्टर में ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनको भी सॉल्व करा करें आप लोग। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान को हम देख लेते हैं। मनसब, मनसब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता है, पद। अब आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं मंगोल। मंगोल कौन थे बताइए, मंगोल जिस सिसोदिया राजपूत की बात हम करते हैं, सिसोदिया राजपूत का कहाँ था, कहाँ से है इसका, मारवाड़, वो सॉरी मेवाड़ से है इसका, एक मिनट, मारवाड़ नहीं होगा इसका, देखिए राठौर, सिसोदिया राजपूत का जो होगा वो होगा, आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चंस को लगाइएगा, अभी मैं भी बता रही हूँ इसको पूरा, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखिए इसमें लगाइएगा। अब सिसोदिया राजपूत का क्या होगा, सिसोदिया राजपूत का हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, राठौर जो राजपूत हैं उनका हो जाएगा मिलान, मारवाड़ से थे ये। और नूरजहां का किससे मतलब था, नूरजहां किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। अब मंगोल कौन थे, उज्बेक थे, मंगोल थे ना, मंगोल कौन थे, उज्बेक, उज्बेकों से इनका वास्ता था। ठीक है, मंगोल, जैसे मुगल वंश के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि मुगल के दो तरफ से थे, पिता की तरफ से चंगेज खां और मुगल माता की ओर से कौन थे, सॉरी चंगेज खान थे, माता की तरफ से चंगेज खान वंश वंश से थे और पिता की ओर से तैमूर वंश से थे मुगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि मुगल माता की ओर से कौन थे, चंगेज खान मंगोल, और जो पिता की ओर से थे वो तैमूर वंश से थे। और ये जो मुगल वंश के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, शासक हुए, तैमूर वंश को मानते थे, तैमूर वंश की परंपराओं को मानते थे। राइट, किसको मानते थे, तैमूर वंश की परंपराओं को मानते थे। अब दक्कन की 5 सल्तनत, बरार, खानदेश, अहमदनगर, ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा नहीं है लेकिन इन्होंने ये दे रखा है। चलिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका दक्कन की 5 सल्तनत, बरार, खानदेश, अहमदनगर, और कितने हो गए सल्तनत, बरार, खानदेश, अहमदनगर, 2 को और भरना है। दक्कन की 5 सल्तनतें थी, तो 5 में अब 2 रह गए, यहाँ पर आपका आ जाएगा बीजापुर और यहाँ पर आ जाएगा आपका गोलकुंडा। राइट, चलिए आगे इसको भी मैं बता देती हूँ। यदि जात एक वंशजदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके क्या होते थे, घुड़सवारों की संख्या को दिखाता था। ठीक है, सवार कौन होते थे, घुड़सवार पर चढ़कर सवार करते थे ना, तो सवार क्या थे, सवार उसके घुड़सवार की संख्या को दिखाते थे। अब जो जात यहाँ पर बताया गया है ना, जात, जो जात है मनसबदार का पद और वेतन। ठीक है, और सवार कौन होता था, सवार घुड़सवारों की संख्या होती थी। ठीक है, चलिए अकबर के दोस्त सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डॉट डॉट के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो इन्होंने क्या किया था, गढ़ने में मदद की थी, फजल ने उसकी के विचारों को, सुलह एक कुल के विचारों को गढ़ने में मदद की थी। ठीक है, और यहाँ पर उसके अकबर के दो सलाहकार कौन थे, अबुल फजल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। सुलहकुल उसी में आता है। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबर के समय का शासनकाल के बारे में लिखा था। किस में लिखा था, अकबरनामा में लिखा था। और जो आईने अकबरी क्या थी, आईने अकबरी जिसमें 3 जिल्दें थी। फर्स्ट जिल्द में क्या था, फर्स्ट जिल्द में था पूर्वजों के बारे में, अकबर के पूर्वजों के बारे में। और सेकंड जिल्द में क्या था, दूसरे पार्ट में क्या था, अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा है इसने। और तीसरी जिल्द में जितने भी उसके घर से संबंधित हो गए, प्रजा के बारे में हो गए, समकालीन जो लोग थे उसके बारे में हो गए, सेना के बारे में हो गए, राजस्व के बारे में हो गए, ये सब तीसरी जिल्द में हमें देखने को मिलता है। अकबर की
अकबरनामा के आईने अकबरी की तीसरी जिल्द में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट किया। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो प्लीज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दो तरह की प्लेलिस्ट चल रही है, एक तो क्लास वाइज ये चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, दूसरा मैंने क्लास वाइज नोट्स की भी चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो प्लीज जो बच्चे जितना कर सकते हैं कर लें, इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, मैं किस तरीके से बताती हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, कल हम लेंगे चैप्टर 5 को। ठीक है, आप लोग भी रीड करके आइएगा, क्योंकि रीड करके आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में। एवरी चैप्टर्स को मैं पार्ट वाइज ही पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।